बच्चों अब हम लोग फ्लक्स को विजुअलाइज करेंगे कि फ्लक्स किस तरीके से विजुअलाइज किया जा सकता है रियल में। इसके लिए हम एक पाइप लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की पाइप लेते हैं। इसका एक एरिया A1 है, एक एरिया A2 है। इसको हम देख रहे हैं। मान लेते हैं कि इसमें से पानी बह रहा है, वाटर बह रहा है या कोई भी लिक्विड बह रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर V1 है और यहाँ से निकलने वाली वेलोसिटी क्या है, V2 है। तो एक सेकंड में जितना यहाँ पानी इंटर करेगा, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर इंटरिंग पर सेकंड, इसको कहते हैं रेट ऑफ। होता है कि यूनिट टाइम में कितना पानी का वॉल्यूम बह गया। तो एरिया इनटू लेंथ ऑफ वाटर, एक सिलेंडर बनेगा। अगर इसका वेलोसिटी यहाँ V1 है तो V1 लेंथ का एक सिलेंडर के बराबर का पानी एक सेकंड में अंदर आ जाएगा। तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा A1 इंटू लेंथ, यानी कि एरिया इंटू हाइट पर सेकंड। तो V1 यानी कि V1 लेंथ का पानी एक सेकंड में अंदर आ जाएगा। तो ये A1 V1 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इंटर करने वाला लिक्विड का वॉल्यूम है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर इंटरिंग पर सेकंड है ना। अमाउंट का मतलब यहाँ वॉल्यूम से है। इसी तरह से यहाँ पर Q2 कितना हो जाएगा, A2 इंटू V2। ठीक है। तो इंटर करने वाला वॉल्यूम, निकलने वाला वॉल्यूम, तो टोटल कितना इसका फ्लो हुआ, A1 V1 इंटर आया, A2 V2 निकला। तो कुल कितना पानी यहाँ से निकला, यहाँ इंटर कर रहा है इतना, निकल रहा है इतना। तो नेट रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, हमें इन दोनों को यहाँ से जोड़ देना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आ रहा है, इतना निकल रहा है, तो कितना रेट ऑफ फ्लो हुआ, नेट रेट ऑफ फ्लो क्या हुआ, ये हम लोग को यहाँ देखना है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड इंटर जो कर रहा है वो है, जो निकल रहा है वो है। अगर इसके बीच में कोई और एरिया हम ऐसे रख दें, A3 इस तरह से है, ये है। अगर एक ऐसे एरिया वर्टिकली रख दें तो क्या इस A3 से कोई पानी फ्लो कर पाएगा इस एरिया से, तो आंसर है हमारा नहीं, क्योंकि यह पानी के फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं है। ये पानी का फ्लो इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जो Q3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक एरिया और एक वेलोसिटी। अगर यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ हम लोग देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज डिपेंडिंग ऑन A एंड V। तो पहली चीज़ A और V पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ कि ये इनका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है ये स्केलर है। ये जो अमाउंट है ये क्या है, स्केलर है। तो दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं कि ये A और V दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अगर इस A और V को हम देखें तो ये दोनों ही क्या हैं, वेक्टर हैं। तो इन दो चीज़ों पर अगर ये रेट ऑफ फ्लो डिपेंड कर रहा है, ये दोनों वेक्टर हैं और इनका प्रोडक्ट ही रेट ऑफ फ्लो है, ये क्या है, स्केलर है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ, इसका मतलब है कि यह इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका अर्थ ये है कि Q इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर V होगा। ये जनरल फार्मूला है। तो इसी तरह से अगर ये पानी का फ्लो हो रहा है और यहाँ पर A1 V1 इंटर कर रहा है, A2 V2 बाहर निकल रहा है, तब हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट हुआ है A और V का, ये हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है। अब यह दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, A और वेक्टर V पर। ये दोनों वेक्टर हैं, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है ये तो अमाउंट ऑफ वाटर है पर सेकंड, ये स्केलर है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ दो वेक्टरों का जो प्रोडक्ट हो रहा है वह स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। अब इसी चीज़ की एनालॉजी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है अंदर की तरफ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है अंदर की तरफ। यहाँ पर एरिया वेक्टर A1 है,
यहाँ एरिया वेक्टर E2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ठीक उसी तरह से टोटल फ्लक्स क्या होगा, अब यहाँ जो फ्लक्स होगा φ1, अब यहाँ भी E और A का प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी एनालॉजी से एक स्केलर होगा। अगर हम जो एरिया है उसको यहाँ A1 है, यहाँ भी A1 है, जो वेलोसिटी है उसकी जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड माने तो यहाँ हमारा φ1 क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 डॉट वेक्टर A1, और तब यहाँ पर हो जाएगा E1 A1 cos 180, क्योंकि E और A की डायरेक्शन क्या है, यहाँ अपोजिट है, फील्ड इस तरह से आ रहा है, और ये हो जाएगा माइनस E1 A1, और φ2 क्या हो जाएगा, वेक्टर E2 डॉट वेक्टर A2 इक्वल टू E2 A2। इस तरह से फाई अगर कोई पूछे नेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E2 A2 माइनस E1 A1। इस तरह से ये फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ बात उठती है कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो चूंकि जिस तरह से यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर फ्लो हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर, इस एरिया A3 के लिए यहाँ पर, या A4 मान लेते हैं, इस पॉइंट के लिए यहाँ वेलोसिटी इधर होगी और एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो A4 जो होगा यहाँ φ4 होगा, यहाँ जो Q4 होगा वह भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कर्व्ड सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह यहाँ 0 होगा। तो इस तरह से इन दोनों की एनालॉजी से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, E और A का, यानी कि वेक्टर E और वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकमिंग फ्लक्स है, अगर फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है तो यहाँ का फ्लक्स देख रहे हैं हम लोग नेगेटिव आ चुका है, और ये फ्लक्स क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यह क्या है, हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पर एरिया अलग अलग है और फील्ड भी क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमारा ये E2 A2 कांस्टेंट आया है, E1 A1 भी कांस्टेंट आया है। अब इस तरह से हम लोग जान गए कि फाई जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, वह रेट ऑफ फ्लो के इक्विवेलेंट है, जो कि वेक्टर E डॉट वेक्टर A के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई प्लेट हम इस तरह से ले रहे हैं, सभी लोग बहुत ध्यान देंगे। अब इससे मान लेते हैं यहाँ फील्ड E1 जा रहा है, यहाँ फील्ड E2 जा रहा है, यहाँ फील्ड E3 जा रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर अलग अलग फील्ड हैं, प्लेट का एरिया फिक्स है। यहाँ पर देखो प्लेट का एरिया यहाँ फिक्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फिक्स था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स था, एरिया फिक्स था। लेकिन यहाँ फील्ड का एरिया कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर ये पूरा एरिया A है और इस स्मॉल एरिया को कह देते हैं DA। क्या कह देते हैं, DA। और इस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर E, तब E इंटू वेक्टर DA जो होगा, ये इस स्मॉल एरिया वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, इसको d फाई कहेंगे। और तब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट DA। यानी कि जब एरिया के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा, तब हमारा फार्मूला E इंटू A न लगकर क्या लगेगा, वेक्टर E डॉट DA इंटीग्रेशन लगाया जाएगा। तो इस तरह से जब एरिया फिक्स हो और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फिक्स हो तो वेक्टर E डॉट वेक्टर A सीधे लगा दोगे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी कर रहा हो एरिया के साथ साथ, तब हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट DA होगा। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट DA इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनीशन पूछी जाती है, तो डेफिनीशन जब पूछी जाएगी तो इतना बड़ा ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे लिखेंगे कि द टोटल measurement of electric field lines passing through a surface in electric field is called electric flux. Electric flux can be defined as the dot product of area vector, electric field intensity and area vector. बस इस तरह से देखेंगे हम लोग। और अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक फार्मूला देखें वो क्या है, फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ये तब जब E और A कांस्टेंट हो। और फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट DA या वेक्टर E डॉट DS भी कहा जा सकता है, दोनों चीज़ ठीक है। अब यहाँ पर तो E DS cos थीटा हो जाएगा, तो मैक्सिमम क्या होगा, फाई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA cos 0 इक्वल टू EA। फाई मैक्स EA हो जाएगा कब, वेन थीटा इक्वल टू 0। और वेन
थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो फाई मिनिमम हो जाएगा ई ए cos 90 इक्वल टू 0। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये पहली यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट ये वोल्ट पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी न्यूटन की एम एल टी माइनस 2 अपान कूलाम ए टी, यहाँ मीटर स्क्वायर, यानी कि एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टोटल फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन। यह क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है।